अब हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। अभी तक हमने बात की थी यूरोपियन यूनियन के बारे में, आसियान के बारे में, सार्क के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिक्स। तो बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, ब्रिक्स का जो नाम है, जो नाम पड़ा है, इसमें कितनी कंट्री शामिल हैं? इसमें 5 कंट्रियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद करने में आसानी रहेगी। जो इसकी मेंबर कंट्रियाँ हैं, B4 ब्राज़ील, R4 रसिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। तो 5 इसकी मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इन्हीं के कंट्रीज़ के नाम के पहले अक्षर के साथ में ही इसका नाम ब्रिक्स इसका पड़ा है। अच्छा, एक बात और, ये शुरुआत में इसमें सिर्फ 4 मेंबर शामिल थे। साउथ अफ्रीका बाद में इसमें ऐड हुआ है 2010 में। तो शुरुआत में इसका नाम था ब्रिक, BRIC, ये ऐसे नहीं था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका नहीं था। तो 2010 में ये ऐड हुआ है, उसके बाद में इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है। ठीक है, ये आप वर्ल्ड का मैप है, इसमें भी आप देख सकते हैं इसको, इन कंट्रीज़ को। तो अभी तक हम जैसे हम बात कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन है, वो सिर्फ यूरोप के देशों तक सीमित थी। ठीक है, और जो सार्क की जो कंट्रियां हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ को लीड करती थी। इसी तरीके से आसियान है, वो साउथ ईस्ट के एशियन कंट्रीज़ के लिए था। ठीक है, तो लेकिन ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है ये। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंट्रियों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी अहमियत इसी के साथ में देखते हुए बन जाती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट देखिए, इसके लिए बातचीत शुरू हो गई थी 2006 से। ठीक है, ब्रिक, यहाँ पर नाम आ गया ना ब्रिक, पहले साउथ अफ्रीका नहीं था तो ब्रिक ही बोला जाता था। इसकी बातचीत शुरू हो गई थी 2006 में। और फुल स्केल डिप्लोमेटिक मीटिंग जो इसकी होती है वो होती है येकातेरिनबर्ग रसिया में, और 16 जून 2009 को। ठीक है, इसी मीटिंग के साथ में जून 2009 में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके नेक्स्ट ईयर ही साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन जाता है 2010 में। तो इसका नाम भी फिर में के साथ में भी साउथ अफ्रीका के साथ में एस इसके साथ में जुड़ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। देखिए, इसी के साथ में इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जब तक इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता लगाएंगे तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन की जो अहमियत है उसका पता नहीं लग पाएगा। तो देखिए, रूस, चीन और इंडिया ये क्या है? 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमी, विश्व की 3 बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकनॉमी है ये। ठीक है, ये तीनों कंट्रियाँ। इसके अलावा ये जो कंट्रियाँ हैं, 5 कंट्रियाँ हैं, इन 5 देशों की जो पॉपुलेशन है, इसको ये वर्ल्ड की पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके 50% अप्रोक्सीमेटली ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बाकी दुनिया के देश एक तरफ, 50% उनका, और इन 5 देशों की पॉपुलेशन 50% इनकी। तो इससे भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगता है। इसके अलावा 1/5 वर्ल्ड GDP, ठीक है, इन्हीं देशों की है। पूरे विश्व की जो GDP है उसका 1/5 जो है इन्हीं ब्रिक्स देशों का, ब्रिक्स देश जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड की जो लैंड मास है, जो भूभाग है, जो ज़मीन है, वो इन्हीं ब्रिक्स कंट्रीज़ के पास आती है 1/4। 25% जो वर्ल्ड की जो ज़मीन है, ठीक है, जो लैंड मास है, वो इन 5 देशों के पास है। तो इस तरीके से इसकी अहमियत को समझा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन्हीं से आती है, लैंड मास सबसे ज़्यादा है। तो मतलब ये जो कंट्री जो ब्रिक्स में शामिल है, ये अपने आप में इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, पॉपुलेशन के हिसाब से, GDP के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, लैंड मास के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राज़ील है वो लैटिन अमेरिका का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, काफ़ी बड़ा देश है ब्राज़ील।
इसके अलावा साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। इसके अलावा ब्रिक्स की जो इकनॉमी है वो 16 ट्रिलियन डॉलर की है वर्ल्ड में, तो इससे भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड में वो है 4 ट्रिलियन डॉलर का, इन 5 देशों का मिलाकर, ब्रिक्स कंट्रीज़ का मिलाकर। ठीक है, तो इसका महत्व अपना भी पता लगता है। इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट समिट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन क्या होता है? जिनमें जो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है, वो इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट समिट इसकी जो हुई थी वो हुई थी 16 जून 2009, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, बात की थी हमने अभी। भारत की तरफ से मनमोहन सिंह इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, अटेंड की उन्होंने मीटिंग। और मीटिंग कहाँ पर हुई थी? ये येकातेरिनबर्ग, रसिया में हुई थी। इस मीटिंग का एजेंडा क्या था, क्या इसमें चीज़ें रखी गई थी? तो इसमें था इम्प्रूविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस को इम्प्रूव करना। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म लाना, उनमें सुधार लाना, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने डिस्कस किया हाउ द 4 कंट्रीज़ कुड बेटर कोऑपरेट इन द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में किस तरीके से ये 4 कंट्रीज़ क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में ये 4 ही कंट्री थी, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, ठीक है। तो ये 4 कंट्रियाँ ही शामिल थी। तो इन्होंने ये बात की कि किस तरीके से हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मीटिंग का एजेंडा था, फर्स्ट मीटिंग की बात हमने की। इसके अलावा सेकंड मीटिंग जो होती है वो होती है ब्राज़ील 2010 में, अप्रैल, ठीक है। इसमें जो मेन जो चीज़ थी वो क्या थी, इसमें साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन जाता है, तो ये 5 मेंबर हो जाते हैं और ब्रिक का नाम हो जाता है ब्रिक्स, ठीक है। और 6th जो समिट है वो होती है कब? 2014 में ब्राज़ील में होती है। देखिए जो थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम में भी वही चीज़ें पूछी जाती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें ख़ास बात क्या थी? इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें एक बैंक ये इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, अरेंजमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं ये मिलकर ब्रिक्स कंट्रीज़, ठीक है। तो इसमें ये था इम्पोर्टेंट, जो 6th जो समिट थी बैंक का, और ये कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा 7th जो समिट होती है वो होती है रसिया में। इसमें ये जॉइंट समिट थी SCO और EU के साथ। इसके अलावा 8th जो समिट है वो 2016 में इंडिया में होती है, ठीक है। इसमें जो जॉइंट समिट किसके साथ में हुई थी? बिमस्टेक, ठीक है। बिमस्टेक क्या है? यह है, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से बोल रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसके मेंबर्स कितने? 7 मेंबर हैं इसके बिमस्टेक के, जिसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज शामिल हैं। कौन कौन से मेंबर हैं 7? वो है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ठीक है। ये बिमस्टेक के मेंबर हैं। इनके साथ में जॉइंट समिट ये हुई थी, इंडिया में हुई थी 2016 में। इसके अलावा 11th समिट हुई थी, ये करंट से है, अभी ये वीडियो अप्रैल 2020 में बना रहा हूँ ये, और ये 2019 की जो मीटिंग है, मतलब लास्ट जो मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी ब्राज़ील में, ठीक है। इस पर फोकस थीम इसकी क्या थी? ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ठीक है। ब्रिक्स एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, ठीक है। तो ये इसका 11th समिट की थीम थी। देखिए ब्रिक्स से जो कंट्री हैं इन्होंने अपना एक मिलकर एक बैंक भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी
ये भारत के सुझावों पर हुई थी, 2014 में सुझाव दिए थे भारत ने। तो देखिए इस बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो जो प्राइवेट जो प्रोजेक्ट हैं, पब्लिक या प्राइवेट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये उनमें लोन या हिस्सेदारी देकर उसको उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में ये हेल्प करता है, मदद करता है ये, ठीक है। इसके अलावा इट शैल कोऑपरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर फाइनेंशियल एंटिटीज एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर प्रोजेक्ट टू बी सपोर्टेड बाय द बैंक, ठीक है। इसके अलावा ये जो अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये कोऑपरेट करता है, और जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो टेक्निकल जो सपोर्ट है वो ये देने का काम करता है। इसके अलावा जो बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, ठीक है, कहाँ पर है, चाइना में। और इसके अलावा जो इन्होंने बैंक की जो कैपिटल है वो निर्धारित की है $100 बिलियन, ठीक है, ये इसकी पूंजी होगी जो बैंक में रखी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक अभी तक ये है कि ये सभी देश मिलकर $4 बिलियन ही भी पूरा नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो ये खामी है इसकी। और इसको जो प्रपोज किया था बैंक के इस्टेब्लिशमेंट को कि बैंक ऐसा होना चाहिए, इसको प्रपोज किया था भारत ने, किया था जब इंडिया में इसकी समिट हुई थी 2012 में, 4th समिट में भारत ने ऐसा कहा था कि ऐसा एक बैंक होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल प्रेजेंट में केवी कामत जो कि भारत के ही हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं इस बैंक के, ठीक है। देखिए बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इनके भी कुछ चैलेंजेस हैं जो ब्रिक्स को फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो ये 5 कंट्रीज हैं, इसमें जब तक इन देशों के बीच में आपस में जिनके रिलेशन है वो ठीक नहीं होंगे, तब तक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उसकी भी सक्सेसता भी तभी होगी, वो भी सफल तभी होगा जब इनके रिलेशन आपस में ठीक होंगे इन कंट्रीज़ के। तो देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट सभी जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में है। अभी जिस तरीके से डोकलाम वाला इश्यू हुआ था, तो इस तरीके से भारत और चाइना के बीच में ये डिस्प्यूट बना हुआ ही है। और इसके अलावा वन बेल्ट वन रूट ये चाइना बना रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरे तरीके से उसने ये यूरोप तक और इधर पूरा उसने पूरे ये जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। सिल्क रूट वो बना रहा है अपना ये उसने पूरे पाकिस्तान में भी काफ़ी जो है फ्लाईओवर बनाए हैं, इन कंट्रीज़ में उसने फ्लाईओवर बना रहा है। ये रोड रूट है ये, और ये वाला जो है ये सी रूट है, ठीक है, ये वाला जो है। तो पूरे तरीके से वो अपना व्यापार फैलाने के लिए सभी कंट्रियों में ये अपना ही रूट बना रहा है। श्रीलंका में भी उसने बनाया है। तो पूरे तरीके से भारत का एक घेराव हमको देखने को मिलता है। जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेशन बना रहा है ये, है ना। नेपाल में भी इसने किया है, पाकिस्तान में पूरा रूट बनाया है। तो ये भारत के लिए एक बड़ा ये एक बड़ी चुनौती है ये, ठीक है। वो जिस तरीके से ये पूरा उसने कवर कर लिया है भारत को। इसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बढ़ा रहा है चीन, चीन और पाकिस्तान के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमारे ठीक नहीं है, और चाइना उसको वेपन के साथ में और चीज़ों में उसको काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो ब्राज़ील और चाइना में करेंसी को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो इन दो देशों में भी आपस में डिस्प्यूट है ये। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है इन कंट्रीज़ में, जैसे कि ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका में तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं ये, लेकिन चाइना क्या है, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, जो कि काफ़ी असहनशील है, ठीक है, वो एफिशिएंट नहीं है।
इसके अलावा यूएस रिलेशनशिप को लेकर भी इन देशों में कुछ टकराव की स्थिति है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के रिलेशन जो है यूएस के साथ में अच्छे हैं, ठीक है, जैसे भारत के यूएस के साथ में रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन चाइना और रसिया के जो आइडियोलॉजी है, जो विचार हैं, वो यूएस के साथ में मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ भी जो है टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इश्यूज़ हैं जिन वजह से ब्रिक्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सक्सेसता पर सवाल खड़े होते हैं। अभी वो काफ़ी लंबा टाइम नहीं उसको हुआ है बने हुए, ठीक है। तो ये सफल तभी हो पाएगा जब इन देशों के बीच के आपसी मतभेद हैं वो ख़त्म होंगे, उनमें डिस्कशन नहीं होगा।